नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और वक्त हो चला है बड़ी बहस का। आज बड़ी बहस में हम अहम चर्चा करने जा रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गोलबंदी शुरू हो गई है। पटना में 23 जून को होने वाली बैठक से पहले ही कांग्रेस ने बसपा से गठबंधन की संभावनाएं टटोलनी शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो की ओर से कांग्रेस को पहले 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में साझेदारी के विकल्प पर विचार करने को कहा गया है। इसके बाद 2024 में यूपी की 40-40 लोकसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने का संभावित फॉर्मूला भी दोनों पार्टियों की ओर से दिए जाने की चर्चा है। दोनों दलों के बीच में गठबंधन होने पर जातीय समीकरण मुफीद हो सकता है। खासकर मुस्लिम समुदाय सपा और बसपा दोनों पर विश्वास करता रहा है और उससे कांग्रेस के साथ जाने में भी परहेज नहीं होगा। सवर्ण और दलित कांग्रेस के साथ पहले जुड़ रहे हैं और यूपी में बसपा की सरकार बनवा चुके हैं। बहरहाल 23 जून की विपक्षी दलों की बैठक के बाद बसपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की संभावना पर मुहर लग सकती है। इस मुद्दे पर हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। बड़ी बहस में चर्चा करने से पहले देखिए इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियां अपने गुणागणित में जुट गई हैं। ऐसे में गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो समाजवादी पार्टी इस विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए उत्तर प्रदेश में तमाम कोशिशें कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को भी शामिल करेंगे। ये सवाल भी जरूरी है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में है। हालांकि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ जरूर गठबंधन किया था, जिसमें समाजवादी पार्टी से ज्यादा फायदा बहुजन समाज पार्टी को ही मिला था। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2024 में अखिलेश यादव दोबारा से अपने गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को शामिल करते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन नफीस के साथ मार्तंड सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी, सपा और कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। इस तरह के हाथ उठा करके फोटो साथ में कई बार खिंचवाए हैं, लेकिन विपक्षी एकता अपने आप में बहुत कठिन है क्योंकि अति महत्वाकांक्षी लोग हैं कि कोई वैचारिक साम्यता नहीं है, कोई एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है और हिम्मत नहीं है कि किसी नेता के नाम पर ये सब सहमत हो सके। ये गठबंधन दूर की कौड़ी है जो संभव नहीं हो सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कैसे किया जाए, इसके लिए अलग अलग प्रकार के जतन किए जा रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव जी ने हर तरह के जतन किए, कांग्रेस से गठबंधन किया, बसपा से गठबंधन किया, छोटे छोटे दलों से गठबंधन करके देख लिया, लेकिन भाजपा को पराजित कर पाना इनके मुद्दे की बद की बात नहीं है। उसका कारण है कि नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद से जो गरीब कल्याण नीतियां हैं, उन्होंने गरीबों के जीवन में जिस तरह का परिवर्तन किया है उसके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकसभा का चुनाव जो 2024 पर प्रस्तावित है, अभी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संपूर्ण तैयारी है और लोकसभा चुनाव इलेक्शन अपने दम पर लड़ेगी और निश्चित तौर पर बदलाव का समय है। परिवर्तन संकल्प और कांग्रेसी विकल्प है। मायावती जी को क्या करना है, अखिलेश यादव को क्या करना है, किस विचारधारा के साथ उन्हें खड़ा होना है, अखिलेश यादव तय कर ले और बहन मायावती तय कर ले। देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए सरकार को पीडीए हराएगा। पीडीए क्या है? पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, मुसलमान है। पीडीए वही है जिसके खिलाफ एनडीए सरकार लगातार काम कर रही, जिसका उत्पीड़न कर रही, जिसके लड़के लड़कियों की नौकरी छीन रही, आरक्षण छीन रही है, जिसके खिलाफ जहर बोल रही है, नफरत की राजनीति जिसके खिलाफ कर रही है, वही तो पीडीए है। तो अगर पीडीए के पक्ष में मायावती जी हैं, तो आपने रिएक्शन सुने। दरअसल 2024 को लेकर सभी जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारी में जुटी हैं। भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने के लिए विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से हटाने का काम करेगा। कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम देखें। लेकिन 23 तारीख को जो बैठक होने जा रही है विपक्षी पार्टियों की, वो बैठक एक बड़ा संदेश देगी। उस बैठक में कौन कौन से दल के कौन कौन से नेता शामिल होते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। इसके साथ ही विपक्षी बैठक की तस्वीर क्या बनती है और उसके बाद क्या रणनीति बनती है, क्या आगे का रोड मैप बनता है,
ये सारी बातें बेहद महत्वपूर्ण रहेंगी। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता दीपक बघेल इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता तारिक खान हमारे साथ हैं। तारिक खान जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से सुधा मिश्रा, प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। साथ ही डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले दीपक जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। दीपक जी, तैयारी विपक्ष की है, 23 तारीख की बैठक होने जा रही है, 23 तारीख को विपक्षी दलों की, और बड़े स्तर पर आप लोगों को घेरने की तैयारी है। विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहता। बीजेपी अपनी रणनीति कैसे बना रही है? आपको अपनी उपलब्धियों का बखान भी करना है, जैसा कि आप लगातार कर भी रहे हैं, और साथ ही विपक्ष के जो तीखे सवाल हैं उनका जवाब भी देना होगा। दीपक जी, देखिए, आपने कहावत तो सुनी होगी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो आज वो वही भानुमति का कुनवा है जिसको हर जगह से ये जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ, देखिए प्रदेश से लेकर देश तक में जहां पर भी चुनाव होता है वहां हम जाते हैं, जनता को अपनी 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको बताते हैं, और उसके बाद देखिए जनता का जो प्रेम है वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी जिस भी चुनाव में जा रही है उसके बाद जनता का जो अपार जन समर्थन, जनता का जो अपार स्नेह है, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक आशीर्वचन के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपने उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर आज 80 में से लगभग 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सीधे पास है, और अगर अपना दल की मिला ले तो 264 हो जाती है। और उसके बाद में समाजवादी पार्टी, जहां पर इनके पास में 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर 5 सीटें आई थी, आज उनमें से भी 2 कम हो गई हैं। आज ये केवल और केवल 3 सीटों पर सिमट कर रह गए। तो निश्चित ही रूप में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हम जो अपने विकास के कार्य हैं उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ में आज प्रदेश को और देश को एक नई दिशा की तरफ लेकर जा रहे हैं। और जो विकास के कार्य है वो किसी से छुपे नहीं। आज देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने अपने बजट के सेशन में ही 10 लाख करोड़ का कैपेक्स किया था, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर देश का। उसके बाद में आप देखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से देखिए तो आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका दौरे पर हैं, जहां पर व्यापारिक समझौते लगातार हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण की बात लगातार चल रही है। तो इस प्रकार से पूरे संपूर्ण अगर देश की बात करें तो विकास के पथ पर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अग्रसर रही है। तारिक खान जी, अब दीपक बघेल जी तो कह रहे हैं कि विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए लगातार बीजेपी अग्रसर है देश को, और आप लोग तो नाकामियां बता रहे हैं सर। जी जी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है सर। मैं कह रहा हूँ कि अभी बता रहे थे कि समाजवादी की इतनी सीटें, उतनी सीटें। भारत का इतिहास थोड़ा सा पीछे चल के देखिए। जब इमरजेंसी लगी थी उससे पहले कांग्रेस की 350 सीटें, और इमरजेंसी के बाद उनकी सीटें 150 हो गई। तो हिंदुस्तान की राजनीति बदलने में वक्त नहीं लगता है। मेरा सिर्फ ये बात कह के ये समझाने का मतलब ये है कि ये समझ लें कि हिंदुस्तान में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, उत्तराखंड का माहौल धर्म के आधार पर खराब किया जा। मणिपुर में यूएस में जाकर एलॉन मस्क से मुलाकात की। 2009 से टेस्ला का प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में नहीं लग पा रहा है। क्या डिस्कशन हो गया और कब लगेगा? इसका जवाब दीपक साहब दे दें। क्या डिस्कशन हो गया? क्योंकि मिल लिया उनसे। अब 2019 से उसकी बात चल रही है, अभी तक उसके प्रोजेक्ट का फाइनलाइजेशन नहीं हो पाया। जब गए अमेरिका तो बात कर लेते कि कब लगेगा प्रोजेक्ट और कब से स्टार्ट होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इवेंट मैनेजमेंट में एक नंबर है, उसमें तो 10 में 10 है। उसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट के अलावा यूएस गए हैं, 6-7 लोग लेने आए थे एयरपोर्ट को, मगर इवेंट मैनेजमेंट ने बता दिया कि पूरा भारत के लोग जो जितने वहां रहते हैं सब वहां लेने पहुंच गए। ठीक है, अगर लेने आ रहे हैं तो अच्छी बात है, तब उसको बताइए। मगर ठीक है तारिक जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस भी आ रहा है, इसको एक बार हम पहले दुरुस्त कर लेते हैं, फिर मैं और विस्तार से आपकी बात को समझूंगा। तब तक मैं डॉक्टर संजय कुमार के पास चल रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय, आपका बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार। संजय जी, कैसे एनालिसिस कर पा रहे हैं? 23 तारीख को बैठक भी होने जा रही है, विपक्ष की जो एकता है उसकी तस्वीर में नजर आएगी, और जो तैयारी बीजेपी की या बाकी विपक्षी दलों की है 24 के चुनाव को लेकर। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। देखिए, 23 तारीख की जो तैयारी है
नीतीश कुमार जी ने पटना में जो बैठक बुलाई है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल सफल ही होने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को इस बात का भी डर है कि यदि 23 तारीख की बैठक हो गई, सही तरीके से संपन्न हो गई, तो आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें जबरदस्त चुनौती मिल जाएगी जी। और इसलिए भाजपा भी लगातार कोशिश ये कर रही है कि विभिन्न राज्यों के जो दल हैं उनको अपने पाले में कैसे लाया जाए, उसके लिए वो प्रयासरत है। लेकिन जो प्रमुख विपक्षी दल, जिसमें आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी और इसके अलावा अखिलेश यादव और केसी राव, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। अरविंद केजरीवाल ने भी मीटिंग के पहले यह बात अपनी रखी है कि सबसे पहले जो अध्यादेश दिल्ली का आया है उसको लेकर विपक्षी दल क्या सोचते हैं उस बारे में मंतव्य अपना स्थापित करते हैं। तो कहने का आशय ये है कि विपक्षी दलों में अभी भी एक बिखराव जैसा लग रहा है। बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कह सकता हूं कि एकता जैसी बात नजर आ रही है जी। नीतीश कुमार लगातार प्रयासरत है इस बात को लेकर, लेकिन जो अपना सेल्फ जो इंटरेस्ट है अभी भी ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। और ममता बनर्जी लगातार आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को लेकर ही बयान देते रहती, क्योंकि बंगाल में उनको डर है कि कहीं कांग्रेस अगर मजबूत हो गई तो बंगाल उनके हाथ से खिसक जाएगा। और मायावती का भी अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में तो उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती है। तो कहने का आशय यह है कि विपक्षी दलों को लेकर मैं कम से कम फिलहाल बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन कोई चारा और नहीं है विपक्षी दलों के पास कि अगर वह एकता स्थापित नहीं करते हैं या कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं स्टैब्लिश करते हैं तो मुझे लगता है कि आगामी चुनाव में स्थिति दिक्कत रहने वाली है। और इसलिए कांग्रेस चूंकि सबसे बड़ी पार्टी रहेगी विपक्षी दलों की तरफ से, तो कांग्रेस की जो भूमिका है, रणनीति है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। कांग्रेस भी कहीं न कहीं फूक। अच्छा संजय जी, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बसपा का कोई कॉम्बिनेशन बन पा रहा है क्या? चूंकि उससे पहले कुछ विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। जी। इसको कैसे आप देखते? देखिए बहुजन समाज पार्टी, टू बी वेरी फ्रैंक इनफ और टू बी वेरी ऑनेस्ट इनफ, बहुजन समाज पार्टी अब दिनों दिन लगातार पराभव की तरफ अग्रसर है। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद अब बहुजन समाज पार्टी से नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो दलित वोटर हैं और अखिलेश यादव के जो मुस्लिम वोटर है, मैं इधर जो चीज समझ पा रहा हूं कि बहुत तेजी से मुस्लिम वोटर एक विकल्प की तलाश में लग गया है और वो कांग्रेस की तरफ देख रहा है। और दलित वोटर हालांकि ज्यादातर आज की डेट में वो भाजपा के साथ बैठे हैं, लेकिन वह भी देख रहे हैं कि शायद भाजपा उनके लिए एक स्वाभाविक जगह नहीं है। हिंदुत्व के एजेंडे में वो पूरी तरह फिट नहीं बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं वह भी एक ठौर की तलाश में। तो मुझे नहीं लगता है कि मायावती और कांग्रेस को लेकर कोई बहुत ज्यादा स्थिति बहुत अनुकूल होने जा रही है। और अगर कोई गठबंधन जैसा बनता भी तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। अखिलेश के साथ अगर बनता है उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा सार्थक होगा। परंतु दिक्कत वही है कि अखिलेश को भी इसी बात का डर है कि मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ खिसक रहा है। तो ये एक अंतर विरोध है पार्टियों के बीच में, वोटर्स तो वही हैं। तो इसलिए ठीक है, चलिए तारिक खान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से, उनसे थोड़ा समझ लेते हैं कि उनका स्टैंड क्या है और क्या समाजवादी पार्टी सोच रही है गठजोड़ को लेकर। तारिक जी बताइए सर, कोई संभावनाएं आगे क्या बन रही हैं? तारिक जी आप सुन पा रहे हैं क्या? सर अनम्यूट करिए, आप शायद म्यूट हैं। तारिक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट है, अनम्यूट करिए। चलिए लगता है आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर सुधा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। सुधा जी आपको आवाज आ रही है हमारी?
चलिए, सुधा जी भी नहीं सुन पा रहे हैं शायद। दीपक जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, सबके पास वापस हम लौटेंगे। चलिए, एक बार फिर से हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। तारिक खान साहब, आपको आवाज मिल रही है हमारी? तारिक खान जी जा चुके हैं पराग जी। चलिए, दीपक जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, मुझे स्पष्ट रूप से आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए आप ही के पास मैं आ रहा हूं। अब देखिए, संभावनाएं गठजोड़ को लेकर सर बन रही हैं और 23 को जो बैठक है उसमें बहुत सारी स्थिति साफ होगी। हालांकि संजय कुमार जी का ये एनालिसिस कह रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ एकता तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए क्या चुनौती आप देख रहे हैं? पराग जी, देखिए, संजय कुमार जी ने जो अपना एनालिसिस किया, मैं उसका सम्मान करता हूं। वो भी एनालिस्ट हैं, वो अपने नजरिए से देख रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के अगर नजरिए से देखें तो आज देखिए, जिस कांग्रेस मुक्त भारत की स्वप्न भारतीय जनता पार्टी दिख रही थी, अगर उसको असल में अगर मूर्त रूप देने का काम कर रहे हैं तो ये गठबंधन ही उसको मूर्त रूप देने का काम कर रहा है। आपको इसको समझना होगा। जहां पर अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी से कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश छोड़ दो, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, वहीं तृणमूल टीएमसी ममता बनर्जी उनसे कहती है कि आप अगर सीपीएम के साथ में जाते हो तो आप बंगाल छोड़ दो। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस खुद आकर अगर इन चारों पांचों अगर जगह स्टेट्स की अगर मैं आंकड़े उठाकर देखूं तो जहां उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं, 13 सीटें पंजाब के अंदर है, 7 सीटें हैं दिल्ली के अंदर है, और वहीं पर अगर बंगाल की बात करें तो 40 सीटें वहां पर है। तो इन सब सीटों का आकलन करेंगे तो यही सीटें लगभग 200 के पास पहुंच जाती हैं, और अगर लगभग 200 के पास यही सीटें पहुंच जाती हैं तो क्या 350 सीटों के ऊपर गठबंधन करने के लिए कांग्रेस जा रही है? तो इस स्थिति में तो कांग्रेस का जो संख्या है वो लगातार खुद कम होती जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में तो मुझे लगता है कि कांग्रेस स्वप्न मुक्त जो भारत है उसका परिकल्पना तो यही गठबंधन कर रहा है। और देखिए, इनके पास अगर कोई साझा कार्यक्रम होता तो समझ कि किसी प्रकार से देश के भले की बात कर रहे हैं, परंतु मुझे गठबंधन से सिर्फ एक चीज नजर आती है कि किसी भी प्रकार से भारत के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी को हटाना। अगर इस एजेंडे के साथ में चलती है तो जनता ने पहले भी हटाया है। अगर तारिक जी की बात करें तो तारिक जी को इस प्रकार से इतिहास की बात करें तो मैं तारिक जी को भी थोड़ा सा इतिहास बता दूं। 2014 के बाद जब से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बने हैं, 14 का चुनाव देख लीजिए, 17 का चुनाव देख लीजिए, 19 का चुनाव देख लीजिए, 22 का चुनाव देख लीजिए, विधान परिषद का चुनाव देख लीजिए, जिला पंचायत का चुनाव देख लीजिए, चाहे नगर निगम का चुनाव देख लीजिए, एक भी चुनाव कांग्रेस समाजवादी तो कह रहे हैं बढ़त बना ली हमने 22 के चुनाव में। नहीं, आप तो देखिए ना, आप टैली देखिए, लगातार अगर हारने का काम। ठीक है, चलिए मैं संजय जी के पास थोड़ा सा जा रहा हूं। संजय जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? जी हाँ संजय जी, ये दरअसल जो स्थानीय दल हैं उनको इसी बात की चिंता है कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ हम गठजोड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ही खत्म हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, खत्म होने वाली बात तो नहीं है। इस बार की स्थिति थोड़ा आप कह सकते हैं कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। मतलब बिल्कुल ईमानदारी के साथ ये बात बता रहा हूं कि यदि पुनः बाई देवी अगर भाजपा आती है तो विपक्षी दलों को इस बात का डर है कि उनका अस्तित्व न समाप्त हो जाए, ये पहली चीज। लेकिन यदि कांग्रेस के साथ वो गठबंधन करते हैं तो उनके वोट बैंक खिसकने का डर है। ये दो चीजें हैं। तो इसमें से कौन सा कम नुकसानदायक होगा उसी को लेकर विपक्षी पार्टियां बढ़ सकती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्थिति थोड़ी रोचक मुझे ज्यादा लग रही है। जी, इसमें तारिक खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, सेकंड लार्जेस्ट हैं यूपी में। तारिक जी, आपको आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आप बताइए सर, आप ही क्लियर करिए थोड़ा, क्या उत्तर प्रदेश में स्थिति बन रही है, क्या तस्वीर बन रही है? देखिए, मेरा कहने का मतलब है, बात करके साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया ने अपना झगड़ा निपटा लिया। हम लोग बैठ रहे हैं, बात करते
है बीजेपी को ये बताना चाहिए कि जो झगड़ा नंदी साहब जो इनके मिनिस्टर हैं और डिप्टी सीएम मौर्य जी का इलाहाबाद में चल रहा है, वो निपट गया क्या? निपट गया। वो अपना झगड़ा सुलझा ले। विपक्ष को अभी बड़ा सवाल कि अब ये 300 सीट ये ले लेंगे, 400 सीट को ले लेंगे। अरे हमारा मैटर है, आप अपना देखिए कौन सी सीट लड़ेंगे और सुभाषपा को कितनी सीट देंगे। सुभाषपा को 1 सीट देने जा रहे हैं, अनुप्रिया पटेल को कितनी सीट देंगे। चलिए, इंतजार हम कर रहे हैं सर। 23 तारीख की बैठक चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, उसका भी इंतजार कर रहे हैं। बाकी तैयारी आप लोगों की जो सभी दलों की चल रही है उसका भी इंतजार कर रहे हैं। आज चूंकि समय मेरे पास इतना ही इस चर्चा के लिए, इसलिए बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।